गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज ब्रांचेस और सबफील्ड ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग कितनी तरह की हो सकती है। आप अब तक ये पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग का, अकाउंट्स का मतलब तो होता है टू रिकॉर्ड समथिंग, और जब आईएनजी लग जाता है अकाउंटिंग तो इसमें 5 एलिमेंट्स का टोटल होता है। फर्स्ट है रिकॉर्डिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करते हैं तो पहली स्टेप हो गई रिकॉर्डिंग। सेकंड स्टेप होती है क्लासिफिकेशन, जो सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें एक ही जगह लेके आते हैं, उनकी ग्रुपिंग की जाती है एक पर्टिकुलर जगह, जिसे आप क्लासिफिकेशन बोलते हैं, और वो जहाँ की जाती है उसे लेजर बोलते हैं। जैसे आपने महीने में 10 बार सामान बेचा, सेल्स 10 बार हुई, तो जनरल में तो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं एंट्री, राइट, डेट वाइज, पर लेजर में हम उन्हें समराइज करके एक जगह ले आते हैं कि हमें पता चल जाए कि 10 बार जो सेल हुई उनका टोटल क्या है, तो हम सेल्स अकाउंट में एक साथ उन एंट्रीज को पोस्ट करते हैं। तो दूसरी स्टेप होती है क्लासिफिकेशन। थर्ड स्टेप होती है समराइजिंग करना, यानी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये सब हम थर्ड स्टेप में करते हैं समराइजिंग। फोर्थ स्टेप में इंटरप्रिटेशन एनालिसिस किया जाता है कि एक्सपेंस बढ़ा तो क्यों बढ़ा लास्ट ईयर की कंपैरिजन में, इनकम कम हुई तो क्यों कम हुई, एक्सेट्रा। और फिर उन रिजल्ट्स को कम्युनिकेट किया जाता है इंटरेस्टेड पार्टी को, शेयर होल्डर, जिस बैंक ने लोन दे रखा है बैंक को बताना होता है, क्रेडिटर, सप्लायर, जिन्होंने आपको उधार सामान दे रखा होता है उन्हें बताना होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन साउंड पोजीशन में, यानी लाइबिलिटी पे कर सकती है। इससे जो भी इंटरेस्टेड पार्टी होती है ऑनर के अलावा, उन्हें भी इंफॉर्मेशन दी जाती है अबाउट बिजनेस प्रॉफिट एंड बिजनेस सिचुएशंस की। तो इन पांचों का टोटल होता है अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और फिर कम्युनिकेशन। अब अकाउंटिंग कितने तरह की हो सकती है, ब्रांचेस क्या है अकाउंटिंग की, राइट, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले रफली, फिर रीड कर लेंगे। एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसे आप नॉर्मल अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब वही है कि ये पास्ट पर बेस्ड होती है। पास्ट मतलब जो घटनाएं हो जाती हैं, जैसे सैलरी दे दी, रेंट दे दिया, सामान बिक गया, परचेज हो गई, फिर उनको हम रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद हम उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसे आप सिंपल अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं। अकाउंटिंग हमेशा पास्ट पे बेस्ड होती है, फ्यूचर की बात नहीं करती है। पास्ट में जो घटनाएं हो चुकी हैं, राइट, पहले ट्रांजेक्शन होगा उसके बाद ही तो आप बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, आप फ्यूचर के ट्रांजेक्शन को थोड़ी रिकॉर्ड करेंगे। जैसे आप फ्यूचर में आप 2 महीने बाद कोई लैंड परचेज करेंगे, आपको लग रहा है हम ज़मीन खरीदेंगे बिजनेस पर्पज़ के लिए 10 करोड़ की, तो फ्यूचर में खरीदेंगे ना, अभी इसकी एंट्री नहीं बनेगी, अभी इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, कहीं से रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो अकाउंटिंग जो है वो पास्ट पे बेस्ड होती है, यानी पास्ट में जो चीज़ें हो जाती हैं, ट्रांजेक्शन हो जाती हैं, उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंटिंग फ्यूचर की बात नहीं करती है। तो एक हो गई फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें पास्ट में जो ट्रांजेक्शन हुए उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है, और फाइनली लास्ट में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होता है, बैलेंस शीट बनाई जाती है एसेट और लायबिलिटी को जानने के लिए। सेकंड सेकंड होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग नाम से पता चल रहा है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा होता है, पहले हमें कॉस्ट का मतलब पता होना चाहिए। कॉस्ट का मतलब होता है एनी रिसोर्सेज विच आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, ऐसे कोई भी साधन जो किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में लगे या किसी सर्विस को देने में लगे। सर्विस मतलब आप समझते हैं जिसमें कोई फिजिकल चीज़ नहीं दी जाती है, आपको इंटेंजिबल बेनिफिट दिया जाता है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो ट्रीटमेंट लेंगे तो वो सर्विस है, राइट, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो सर्विस है। तो सर्विस का मतलब होता है इंटेंजिबल वैल्यू एडिशन, कि कोई वो दिखाई नहीं देगी पर आप फील कर सकते हैं कि आप उससे बेनिफिट ले रहे हैं। जबकि गुड्स का मतलब होता है फिजिकल चीज़ जो दिखाई देती है, जिसे आप कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं। तो अगर आप कोई गुड्स बना रहे हैं या कोई आप सर्विस बना रहे हैं, राइट, दे रहे हैं, तो उन सर्विस और गुड्स को बनाने में जो खर्चा हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है, जो भी रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, जैसे मटेरियल लगेगा, लेबर से काम कराएंगे, अदर एक्सपेंसेस होंगे, तो इन सारे एक्सपेंसेस का जो टोटल होगा वो कॉस्ट है। तो कॉस्ट का मीनिंग अगर कोई पूछे आपसे तो क्या बोलेंगे, एनी रिसोर्सेज और एनी थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो रिसोर्सेज लग रहे हैं, जो खर्चा हो रहा है, और किसी सर्विस को रेंडर करने में यानी देने में जो खर्चा हो रहा है, उन सब खर्चों के टोटल को कॉस्ट बोलते हैं। तो इसके लिए भी अकाउंटिंग की जाती है। भाई आपको कॉस्ट पता होगी तभी तो आप प्रॉफिट जोड़ के सेल प्राइस डिसाइड करेंगे, राइट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों का टोटल होता है सेल प्राइस। तो पहले हमें कॉस्ट पता करनी होगी ना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी हेल्प करती है हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट, कि कैसे किसी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट निकाली जाती है, फिर प्रॉफिट जोड़ के आप सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, राइट। थर्ड, मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो मैनेजमेंट को अकाउंटिंग डेटा से मिल सकते हैं। अकाउंटिंग डेटा हेल्प करता है उन टेक्निक्स की वजह से आप अपने अकाउंटिंग को समझ सकते हैं, अपनी बिजनेस को एनालाइज कर सकते हैं। यानी अकाउंटिंग से जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट हुई, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट हुई, क्या इंफॉर्मेशन जनरेट हुई होगी? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, बैलेंस शीट बनी होगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना होगा, राइट। तो फिर मैनेजमेंट इनके बेस पर एनालिसिस करता है कि ये जो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं इनसे क्या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हमें होंगे, क्या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज हमें प्लान करनी चाहिए अपने बिजनेस के लिए, राइट। तो इसके लिए बहुत सारी टेक्निक होती है। रेशो निकाले जाते हैं। रेशोज मतलब कंपैरिजन करना एक आइटम का दूसरे आइटम से, ठीक है। रेशोज निकाले जाते हैं, बजट्स बनाए जाते हैं। बजट मतलब फ्यूचर में कितना एक्सपेंस हमें हो सकता है। तो एक्चुअल तो अकाउंट में एक्चुअल चीज़ें रिकॉर्ड हो गई, उनके बेस पे आप बजट्स प्रिपेयर करते हैं। जैसे सपोज लास्ट ईयर आपका खर्चा 100 करोड़ हुआ ऑर्गेनाइजेशन का, तो अब आपको लग रहा है कि 10% और हो सकता है, तो 110 करोड़ होगा। तो आपको लास्ट ईयर का खर्चा तो पता होना ही चाहिए ना। तो मैं अकाउंटिंग से आपको पास्ट का खर्चा मिल जाएगा, कितने खर्चे हुए थे आपके ऑर्गेनाइजेशन में। फिर उस पर आप एनालिसिस करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे कि कितने एक्सपेंस फ्यूचर में बढ़ सकते हैं। तो इनके लिए भी बजटिंग की जाती है। बजट में रेवेन्यू बजट्स भी आते हैं। आप सेल्स का बजट भी बना सकते हैं कि सेल कितनी बढ़ सकती है, प्रोजेक्शंस कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं, और कितना आपका एक्सपेंस बढ़ सकता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब हो गया कि जो अकाउंटिंग से जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने आपको इन्फॉर्मेशन जनरेट करके दी है, उनको एनालाइज करना फ्यूचर पर्सपेक्टिव के तौर पे, फ्यूचर में उनका एनालिसिस करना कि फ्यूचर में हमें चीज़ें रिपीट नहीं करनी है, कैसे कंट्रोलिंग करनी है। इसके लिए हम बहुत सी टेक्निक यूज़ करते हैं। रेशोज़ हो गया, बजट्स हो गया। तो इस अकाउंटिंग ब्रांच को मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। तो कोई अगर पूछ ले तो आप कैसे बताएंगे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंटिंग एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जो वेरियस रिपोर्ट्स प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट को, और ताकि मैनेजमेंट साउंड डिसीजन ले सके बिजनेस के लिए और स्ट्रेटेजीज बना सके। जैसे रेशो कैलकुलेट करना, रेशो मतलब कंपैरिजन करना कि लास्ट ईयर सेल्स पे इतना परसेंट था खर्चे का, अब इतना हो गया। बहुत सारे रेशोज होते हैं जब आगे बढ़ेंगे, राइट। तो आई होप मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है अकाउंटिंग की, जो वेरियस रिपोर्ट्स प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट को, ताकि मैनेजमेंट उन बेसिस पे डिसीजन ले सके। फोर्थ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है? इस सोसाइटी से ही आप अपना बिजनेस चला रहे हैं। इस देश की जो चीज़ें, आप लैंड यूज़ कर रहे हैं, आप इन्वायरमेंट यूज़ कर रहे हैं, आप लेबर यूज़ कर रहे हैं, सोसाइटी समाज के द्वारा ही आप जो चीज़ें मिली हैं आपको अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं और प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो ये आपकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप सोसाइटी को भी कुछ दें। भई आप इंडिया में चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लैंड, फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रही है, राइट। तो सोसाइटी को भी आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए कि आप कुछ प्रॉफिट का जो भी कुछ हिस्सा है वो अपनी सोसाइटी को दें। तो जैसे आपने सुना होगा कि कई कंपनियां विलेज अडॉप्ट कर लेती हैं, कोई स्कूल अडॉप्ट कर लेती हैं और वहाँ पे फ्री में एजुकेशन देती हैं, या कोई सफाई वगैरह करवा देती हैं, कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा दिया, जैसे वाटर कूलर डोनेट कर दिया, राइट। अंडर प्रिविलेज लोगों की मदद कर दी, गरीब लोगों को रोजगार दे दिया। बहुत से तरीके हो सकते हैं जैसे आप अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो इन जो आप अपनी सोसाइटी के लिए कर रहा है एक बिजनेस, तो उसे रिकॉर्ड करने के लिए एक अकाउंटिंग की जाती है, इसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बोलते हैं। जब शेयर होल्डर की मीटिंग होती है, जब मीटिंग बुलाई जाती है, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग होती है कंपनी में, तो डायरेक्टर्स को बताना होता है, मैनेजमेंट को बताना होता है कि सोसाइटी के लिए आपने क्या किया। आप सोसाइटी से कमा रहे हैं, लोगों से कमा रहे हैं, तो आपने उनको क्या दिया, राइट। तो इसके लिए एक रिपोर्टिंग होती है, अकाउंटिंग की जाती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बोलते हैं। और ये केवल थियोरटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग में खर्चे तो यही रिकॉर्ड हो जाते हैं जो भी खर्चा किया। बस ये एक तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, केवल ये थियोरटिकल कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, जो ये बताता है कि आपको सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है, और जो भी आपने कुछ किया है उसको आप रिपोर्ट करेंगे अपनी स्टेक होल्डर्स को, इंटरेस्टेड पार्टीज़ को, राइट। फिफ्थ और लास्ट, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो पीपल्स काम कर रहे हैं, जो वर्कर काम कर रहे हैं, राइट, तो ये आपके लिए असेट है। कई वर्कर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है, आपकी मेडिसिन की कंपनी है, कोई साइंटिस्ट आपकी कंपनी में जॉब कर रहा है और वो बहुत नई नई रिसर्च करता रहता है, या आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है वो भी, जो भी मेडिसिन जनरेट करता है, तो वो की पर्सन हो गया आपके ऑर्गेनाइजेशन का। की पर्सन होता है इंपॉर्टेंट पर्सन या इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय बोल सकते हैं।
कल को अगर वो जॉब छोड़ के चला जाए तो आपको वैसा ही बंदा ढूँढने में प्रॉब्लम होगी या वैसा नहीं मिलेगा। तो वो एक तरह से एसेट है। एसेट मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन को मोर देन 1 ईयर। तो एसेट का मीनिंग आप पढ़ते ही हैं, पढ़ेंगे भी आगे कि ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके पोज़ेशन में है, जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है, फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट देती है, उसे हम एसेट बोलते हैं। तो वो जो साइंटिस्ट है, वो जो एम्प्लॉयी है आपका, वो आपके लिए एसेट है, क्योंकि जब तक वो आपके यहाँ काम कर रहा है उससे आपका नाम हो रहा है, आपको नई-नई चीज़ें मिल रही हैं, प्रॉफ़िट जनरेट हो रहा है। तो अकाउंट्स ये बोल रही है कि इसकी वैल्यू निकालो कि वो साइंटिस्ट कितनी वैल्यू का है। भाई 10 करोड़ की वैल्यू का है, 15 करोड़ की वैल्यू का है या 20 करोड़ की वैल्यू का है। यानी आप उस ह्यूमन बीइंग की वैल्यू कैलकुलेट करो जिनको आप कंसिडर कर रहे हैं एज एन एसेट कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो उन सारे की वर्कर की वैल्यू कैलकुलेट करो और उन्हें एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो ये भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अभी ऐसा कोई प्रैक्टिकल फॉर्मूला नहीं है कि आप किसी आदमी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं पर अभी कोई फिक्स फार्मूला कैलकुलेट करके नहीं निकल के आए कि आप एग्जैक्टली बता सकें कि वो ऑर्गेनाइजेशन में वो आदमी कितनी वैल्यू रखता है। तो ये भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या बोलती है कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं, जो की पर्सन है जिनसे आपको बेनिफिट मिल रहा है, आप उन लोगों की वैल्यू कैलकुलेट करो कि वो आदमी कितनी वैल्यू का है और उसे फिर एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करो। तो ये 5 टाइप्स होते हैं अकाउंटिंग के। अब हम रीड कर लेते हैं। अब आपको रीड करते ही समझ में आ जाएगा। Branches or subfield or types of accounting. Management of any organization want various type of information. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है वो डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन चाहता है अकाउंट से, ताकि वो अपने फंक्शंस को ढंग से एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। टू मीट यानी टू फुलफिल द इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट की इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए वेरियस स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस। स्पेशल अकाउंटिंग ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग डेवलप हुई हैं। द ब्रांच और सबफील्ड ऑफ अकाउंटिंग आर यानी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हिस्टोरिकल इन नेचर होती है, यानी पास्ट पे डिपेंड होती है, यानी पास्ट में जो घटनाएं होती हैं, जो ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें आप रिकॉर्ड करते हैं, फ्यूचर की बात नहीं करती है अकाउंट्स। और फिर उसके बाद में प्रिपरेशन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, राइट। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पज होता है टू कैलकुलेट द कॉस्ट, ठीक है, और टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट निकालना, ठीक है। और ये कंट्रोल कॉस्ट इसलिए निकाली जाती है एडवांस में, ये मैनेजमेंट की मदद करती है कि खर्चा अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसे कंट्रोल किया जा सके। तो कॉस्ट अकाउंटिंग फ्यूचर की बात करती है। आपने कई बार मूवीज़ में या टीवी में वर्ड सुना होगा टेंडर। टेंडर का मतलब होता है कि टेंडर निकलते हैं, यानी किसी बंदे को आप पहले ही बता रहे हैं कि उस काम के करने के बदले में आप कितना प्राइस चार्ज करेंगे। जैसे आपको रोड बनानी है, आप मुझे रोड कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं गवर्नमेंट से, राइट। तो मैं टेंडर भरूंगा, टेंडर में कोट करूंगा, प्राइस कोट करूंगा कि मैं इतने पैसे दूंगा गवर्नमेंट से रोड को बनाने में। तो मैंने एडवांस में ही गवर्नमेंट को बता दिया ना कि मैं इतने पैसे दूंगा। तो मैंने प्राइस कैसे कैलकुलेट की होगी, पहले मैंने अंदाजे से कॉस्ट निकाली होगी अपना दिमाग लगा के, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे कि मेरा इतना खर्चा हो जाएगा, और फिर मैंने अपना प्रॉफिट जोड़ा होगा। इन दोनों को ऐड करके मैंने क्या बताई होगी गवर्नमेंट को, टेंडर प्राइस, राइट। तो कॉस्टिंग फ्यूचर की भी बात करती है। कॉस्टिंग फ्यूचरिस्टिक भी हो सकती है, यानी फ्यूचर के रिलेटेड कॉस्ट को आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और उसमें प्रॉफिट जोड़ते हैं, तो ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है तो आप उसे ले सकें और प्लस कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। कंट्रोल करने का मोटिव भी होता है, जैसे मैंने कहा था कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में 100 रुपये का सामान लगेगा, पर बाद में पता चलता है 110 का लग गया, तो 10 रुपये ज़्यादा क्यों लगे, इसका एनालिसिस किया जाएगा ताकि फ्यूचर में ऐसी मिस्टेक्स ना हो। तो कॉस्टिंग आपकी हेल्प करती है कॉस्ट को कंट्रोल करने में भी, राइट। तो अकाउंट तो पास्ट पे बेस्ड होती है, वो फ्यूचर पे बेस्ड नहीं होती, जबकि कॉस्टिंग पास्ट प्लस फ्यूचर की बात करती है। पास्ट में जो खर्चे हो गए तो रिकॉर्ड करेगी कॉस्टिंग में, प्लस फ्यूचरिस्टिक भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट। थर्ड, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट की मदद करता है डिसीजन लेने में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन सच अ वे, आप इस तरीके से अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे टू असिस्ट, इनकी हेल्प मिल जाए मैनेजमेंट को इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस। फॉर दिस पर्पज मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूज वेरियस टेक्निक्स, बहुत सी टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट यूज में लिए जाते हैं मैनेजर डिसीजन मेकिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल रेशियो एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सेट्रा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग अभी आपने पढ़ी थी कि सोसाइटी के लिए जो आप कर रहे हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का पार्ट होगा, क्योंकि आप इस सोसाइटी से कमा रहे हैं। तो इट्स योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप सोसाइटी के लिए भी कुछ करेंगे, राइट।
द नेशन और सोसाइटी प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है एंड फैसिलिटी विदाउट विच बिजनेस कैन नॉट ऑपरेट। आप बिना सोसाइटी के नहीं ऑपरेट कर सकते अपने बिजनेस। देयरफॉर द बिजनेस हैज सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप पे कुछ जिम्मेदारी है टुवर्ड्स द सोसाइटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, कम्युनिकेट करना द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अ बिजनेस टू द सोसाइटी, कि बिजनेस सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है। right? For example, it include underprivileged providing financial assistance देना, मैन पावर सपोर्ट देना, पब्लिक प्रोग्राम या प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज को या सेफ्टी को। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग टेक्निक हैव बीन डेवलप फॉर मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ दीज कॉन्ट्रीब्यूशन, कि आप कितना कॉन्ट्री कर रहे हैं सोसाइटी को, कितना बेनिफिट दे रहे हैं उनको कैलकुलेट करना, ये सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का पार्ट है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग बताई थी कि ये कोशिश है कि जो आदमी, जो इंपॉर्टेंट की पर्सन है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, जो वर्कर, वो कितनी वैल्यू रखता है, उसे आप रिकॉर्ड करिए एज एन असेट। तो ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है। इट इज़ एन अटेम्प्ट, ये कोशिश है टू आइडेंटिफाई करना, पहचाना, क्वान्टिफाई, कैलकुलेट करना, रिपोर्ट करना इन्वेस्टमेंट मेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज, जो आपने ह्यूमन रिसोर्सेज वर्कर में जो इन्वेस्टमेंट किया फिर ऑर्गेनाइजेशन, दैट आर नॉट प्रेजेंटली अकाउंटेड, जो नहीं किया जाता था कन्वेंशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिस। पहले नहीं किया जाता था, कुछ साल पहले तक ये कॉन्सेप्ट होता ही नहीं था, पर अब से कोशिश कर रहे हैं साइंटिस्ट की कैलकुलेट किया जाए एक फॉर्मूला, जिससे पता लगाया जा सके कि वो ह्यूमन बीइंग कितनी वैल्यू रखता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप पढ़ चुके हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग थियोरटिकल कॉन्सेप्ट है, इनका भी कोई प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल अलग से अकाउंटिंग नहीं होती है। केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्रैक्टिकल अकाउंटिंग की जाती है और इनका प्रैक्टिकल यूज़ है। ये दोनों थियोरटिकल कॉन्सेप्ट है। तो 5 तरह की होती है अकाउंटिंग जो आप पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग या नॉर्मल अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं। फिर आप पढ़ चुके हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।